नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो एक छोटे से दाने से शुरू होता है और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की थाली तक पहुंचता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चावल की। इस पूरे सफर में हम ये जानेंगे कि ये पौधा कैसे उगता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और वो कौन सी तकनीकें हैं जो इसे हमारी मेज तक लेकर आती हैं। तो चलिए, चावल की इस दुनिया को और करीब से समझते हैं। हमारे इस सफर में 6 पड़ाव होंगे। सबसे पहले तो हम चावल से एक परिचय करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। फिर हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे। इसके बाद हम सीधे खेत में उतरेंगे और देखेंगे कि इसे कब और कैसे उगाया जाता है। हम खेती के दौरान होने वाले जरूरी कामों, चावल की किस्मों और पोषण पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम जानेंगे कि फसल को बीमारियों से बचाकर कटाई तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो चलिए, पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, चावल सिर्फ पेट भरने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया भर की संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम इसके वैश्विक महत्व को तो समझेंगे ही, साथ ही उन महान संस्थानों को भी जानेंगे, जैसे CRI और IRI, जिनकी वजह से आज चावल की खेती इतनी आगे बढ़ पाई है। जरा सोचिए, दुनिया के हर 10 में से 6 लोगों के लिए खाने का मुख्य जरिया चावल ही है। इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण पूर्व एशिया में दिखता है, जहां दुनिया का लगभग 90% चावल उगाया भी जाता है और खाया भी जाता है। और जहां तक हमारे देश भारत की बात है, तो यहाँ ये अनाज की दुनिया का बादशाह है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही सबसे आगे। चावल हमें जबरदस्त ऊर्जा देता है, क्योंकि इसका 70% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें ओराइजिनिन नाम का प्रोटीन भी होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोटीन में लाइसिन नाम का एक बहुत जरूरी अमीनो एसिड अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, जो इसे कई दूसरे अनाजों से बेहतर बना देता है। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका सकता है। सिर्फ 1 किलो चावल उगाने में लगभग 5000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। ये दूसरे अनाजों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चावल की खेती में पानी का सही इस्तेमाल करना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब जरा उत्पादन के मैदान में चलते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन पर चावल भारत उगाता है, लेकिन पैदावार में बाजी चीन मार ले जाता है। और अगर हम प्रति हेक्टेयर उपज यानी उत्पादकता की बात करें, तो अमेरिका सबसे आगे है। अब अगर देश के अंदर देखें, तो पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में नंबर 1 है, पर उत्पादकता के मामले में पंजाब का कोई मुकाबला नहीं। अब थोड़ा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। चावल के परिवार में कुल 24 प्रजातियां हैं, लेकिन हम इंसान सिर्फ 2 को ही उगाते हैं। इनमें से भी सबसे अहम है ओराइजा सिटाइवा, जिसे हम और आप चावल के नाम से जानते हैं। इसी की 3 मुख्य किस्मों को हम आगे समझने वाले हैं। चावल की मुख्य 3 जातियां हैं और तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इंडिका, जो भारत जैसे गर्म इलाकों का चावल है, ये ज्यादा खाद पानी पर बहुत अच्छा नतीजा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ है जापोनिका, जो जापान जैसे ठंडे इलाकों का है। यह गहन खेती के लिए बना है और सबसे ज्यादा उपज भी यही देता है। और तीसरी है जवानिका, जो इंडोनेशिया में मिलती है और इसे चावल का जंगली रूप माना जाता है। आइए, अब चावल के पौधे के कुछ खास हिस्सों को जानते हैं। इसके फल को कैरीओप्सिस कहते हैं। दाने के ऊपर जो छिलका होता है, उसे भूसी या हल कहते हैं। जिस गुच्छे में चावल के दाने लगते हैं, उसे पेनिकल कहा जाता है। और सबसे अनोखा है एरन काइमा। ये पौधे की जड़ों में एक तरह का एयर पाइप सिस्टम है, जो उसे पानी में डूबे रहने पर भी सांस लेने में मदद करता है। इस तस्वीर में हम चावल के दाने को अंदर से देख सकते हैं। बाहर जो एक सुरक्षा कवच है, वो भूसी है। इसके अंदर 2 जरूरी चीजें हैं। एक तो भ्रूण, जिससे नया पौधा उगता है, और दूसरा है एंडोस्पर्म, जो उस भ्रूण के लिए भोजन का भंडार है। और यही वो हिस्सा है जिसे हम खाते हैं। चलिए, अब खेत में उतरने का समय आ गया है। चावल को गर्म और नमी वाला मौसम पसंद है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें, तो ये एक C3 और अल्प दिवसीय पौधा है। इसका मतलब ये है कि इसे फूल आने के लिए छोटे दिन और लंबी रातों की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में इसे अलग-अलग मौसमों में कैसे उगाया जाता है। भारत में चावल की खेती लगभग साल भर चलती है, जिसे 3 मुख्य मौसमों में बांटा गया है। एक है औस, जो प्री खरीफ फसल है। दूसरा बोरो, जो गर्मी की फसल है। और सबसे जरूरी है अमन या खरीफ की फसल। ये मानसून के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और देश की 84% चावल की खेती इसी मौसम में होती है।
खेत में पौधे लगाने से पहले नर्सरी तैयार की जाती है और इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक है डैपोग विधि, जो कि एक आधुनिक और तेज तरीका है। इसमें पौधे बिना मिट्टी के सिर्फ 11 से 14 दिनों में ही तैयार हो जाते हैं। दूसरा है पारंपरिक गीली क्यारी विधि, जिसमें थोड़ा ज्यादा समय और ज्यादा जगह लगती है, लेकिन ये आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है। SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन चावल की खेती में एक क्रांतिकारी सोच है। इसका सीधा सा सिद्धांत है कम से ज्यादा। इसमें कम बीज, कम पानी और बहुत छोटे पौधों का इस्तेमाल होता है। पौधों को दूर दूर लगाया जाता है, जिससे उन्हें बढ़ने की पूरी जगह मिलती है। और नतीजा, पानी की भारी बचत और जबरदस्त पैदावार। हालांकि इसकी एक ही चुनौती है कि शुरुआत में इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। ये टेबल हमें दिखाती है कि अलग-अलग तरीकों में बीज की कितनी जरूरत पड़ती है। जरा देखिए, पारंपरिक छिड़काव विधि में जहां 100 किलो बीज लगता है, वहीं SRI विधि में सिर्फ 5 से 8 किलो। ये फर्क साफ दिखाता है कि सही तकनीक अपनाकर हम संसाधनों की कितनी ज्यादा बचत कर सकते हैं। बीज बोने के बाद ही असली काम शुरू होता है। अब हम खेत में होने वाले उन जरूरी कामों को समझेंगे जो एक अच्छी फसल की नींव रखते हैं। चलिए जानते हैं कि ये प्रक्रियाएं क्या हैं और ये आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। चावल की खेती से जुड़े ये कुछ खास शब्द हैं। आइए इन्हें समझते हैं। पडलिंग का मतलब है खेत में पानी भरकर जुताई करना, ताकि पानी जमीन में ज्यादा न रिसे। हलिंग में दाने से भूसी हटाई जाती है। मिलिंग में चावल को पॉलिश किया जाता है, जिससे अक्सर विटामिन बी नष्ट हो जाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पारबॉइलिंग की जाती है, जो पोषक तत्वों को दाने के अंदर ही सील कर देती है। और ब्यूशनिंग खरपतवार हटाने का एक पुराना देसी तरीका है। ब्राउन मैन्योरिंग एक ही समय में दो काम करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, खाद भी देना और खरपतवार भी हटाना। इसमें होता ये है कि चावल के साथ ढैंचा का पौधा उगाया जाता है। फिर कुछ हफ्तों बाद ढैंचा को एक दवा से गिरा दिया जाता है। ये वहीं पर सड़कर जमीन के लिए हरी खाद बन जाता है, जो मिट्टी को ताकत तो देता ही है, साथ ही खरपतवारों को भी पनपने नहीं देता। अब हम चावल की खेती के कुछ और गहरे राज जानेंगे। हम समझेंगे कि पानी से भरे खेतों में पौधों को पोषण कैसे मिलता है। उन ऐतिहासिक किस्मों के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक क्रांति ला दी, और उन आनुवांशिक बदलावों को देखेंगे जिन्होंने चावल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे समझना बहुत जरूरी है। जब धान के खेत में पानी भरता है तो मिट्टी दो हिस्सों में बंट जाती है। ऊपर की एक बहुत पतली परत जहां पानी और हवा मिलते हैं, वो ऑक्सीकृत होती है। लेकिन इसके ठीक नीचे का जो हिस्सा है, वो अपचयित होता है, जहां ऑक्सीजन नहीं होती। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाइट्रोजन वाली खाद को अगर गलत जगह डाल दिया तो वो हवा में उड़कर बर्बाद हो सकती है। ये हैं चावल की दुनिया के सुपरस्टार्स। सबसे पहले ताइवान से आया TN1, दुनिया का पहला बोना चावल। फिर IRI ने बनाया IR8, जिसे दुनिया का चमत्कारी चावल कहा गया। लेकिन फिर भारत के डॉक्टर शास्त्री ने जया किस्म विकसित की, जिसने पैदावार में इन दोनों को ही पीछे छोड़ दिया और बन गया भारत का अपना चमत्कारी चावल। खैरा रोग चावल की एक आम समस्या है, जो मिट्टी में जिंक की कमी से होती है। इसकी पहचान सबसे पहले डॉक्टर YL नेने ने की थी। इसमें होता यह है कि पौधे की पत्तियां पहले अपने सिरों पर पीली पड़ती हैं और फिर उन पर जंग जैसे धब्बे बन जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज काफी आसान है, बस जिंक सल्फेट का छिड़काव करना होता है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन चुनौतियों की बात करेंगे जो फसल को कटाई तक पहुँचने से रोक सकती हैं, यानी कि प्रमुख कीड़े और बीमारियां। और साथ ही जानेंगे कि फसल पकने के बाद किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अंत में ये हैं चावल के कुछ सबसे बड़े दुश्मन। कीड़ों में पीला तना छेदक और भूरा पादप फुटका, और बीमारियों में ब्लास्ट और टुंगरो वायरस जैसी समस्याएं फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन सब चुनौतियों से पार पाकर ही किसान अपनी मेहनत का फल पाता है। तो ये था चावल का पूरा सफर, एक छोटे से दाने से लेकर हमारी थाली तक। एक ऐसी फसल जो सिर्फ हमारा पेट नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता को पोषित करती है।